नमस्कार दोस्तों, मैं सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर। और जो हमारी जो लास्ट की क्लास थी गवर्नर जनरल और वायसराय को लेकर, और इसी की इस क्लास को हम आज जो है आगे बढ़ाते हैं और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में हमने जो है लास्ट की क्लास में बात की लॉर्ड डलहौजी के बारे में, और डलहौजी के बारे में हमने वो सारे काम देखे हैं डलहौजी के, जो इम्पोर्टेंट काम डलहौजी ने भारत में रहते हुए किए थे। तो हमने बहुत सारी बात की। डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। डलहौजी ने जो है पोस्टल स्टाम्प सर्विस की शुरुआत की थी। डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की या नागरिक सेवा विभाग की स्थापना की थी। इन सब के बारे में लास्ट की क्लास में हमने जो है इन सब जो है चीज़ों पर हमने गहन अध्ययन किया था और इन सब चीज़ों पर हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं, देखो लॉर्ड डलहौजी के बाद में जो भारत का अगला जो गवर्नर जनरल होता है, और यही गवर्नर जनरल जो होता है वो प्रथम वायसराय भी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इस सीरीज में आगे की तरफ, जैसे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं भारत के वायसराय। देखो क्या होता है लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस नाम को आप ध्यान रखोगे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862। होता क्या है, 1857 में क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश हुकूमत को ये लगने लगा कि अब कंपनी से जो है सारे राजनीतिक पावर जो है ले लिए जाएं और भारत को सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत लाया जाए। क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति हुई, इतनी बड़ी क्रांति से इनको लगा कहीं ना कहीं जो है भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इस क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार जो है, यानी हम कहेंगे कि ब्रिटिश सरकार इस क्रांति के बाद में कहीं ना कहीं इस बात को समझ गई कि ये क्रांति जो है बहुत बड़ी क्रांति है और अब हमको जो है सीधा इंटरवीन करना चाहिए। तो 1857 की क्रांति के बाद में दोस्तों कि भारत का जो साम्राज्य था वो ब्रिटिश जो है यानी कि क्राउन के अधीन या ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है। सो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द 1857 The administration of India was come under the direct control of the British Crown। और जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है तो अब जो है भारत के गवर्नर जनरल किसके नाम से कहलाने लग गए थे, भारत के गवर्नर जनरल जो है वायसराय के नाम से कहलाने लग गए। क्योंकि अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब ये जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो अब ये गवर्नर जनरल नहीं कहला के क्या कहलाने लग गए, वायसराय। इससे क्या हुआ, नतीजा ये हुआ 57 की क्रांति के बाद में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे राजनीतिक पावर छीन लिए गए और राजनीतिक पावर छीनकर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आ गए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन आने से हम कहेंगे वो ब्रिटिश ताज के अधीन आ गए। तो यहां से एक चीज हमको ये पता चल जाती है, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय थे। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी से जो है सारे राजनीतिक पावर छीन लिए गए, तो अब कंपनी जो है के पास में ये अधिकार नहीं थे कि वो किसी को जो है गवर्नर जनरल नियुक्त करें। सो ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल विच वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश which was appointed by the East India Company, and he was the first viceroy which was appointed by the British Crown, जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंटेड जो है वायसराय थे। तो अगर आपका सवाल ये हो दोस्तों कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यानी कि अंतिम जो है गवर्नर जनरल भारत का जो नियुक्त किया गया है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है कि लॉर्ड कैनिंग। इनके समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ। बिल्कुल, इनके समय में 1857 का विद्रोह होता है। द अपराइजिंग ऑफ द 1857 वाज हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग। द रिवोल्ट ऑफ 1857, द अपराइजिंग ऑफ द 1857, द रिबेलियन ऑफ द 1857, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ द 1857, वॉट एवर यू मे कॉल्ड, आप कोई कुछ भी कह सकते हो, इसमें कोई भी जो है हम कहेंगे कि गलत नहीं है। यानी कि ये शब्द अलग अलग शब्द जो है यानी कि प्रयोग किए जाते इस क्रांति के लिए। कोई महान विप्लव कहते हैं, कोई क्रांति कहते हैं, कोई सैनिक क्रांति कहते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग बात है। अब जैसे लॉर्ड कैनिंग ने और क्या काम किए, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपए से अधिक आय पर आयकर लगा दिया, और न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट
एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। देखो क्या होता है कि भारत में बजट की शुरुआत किसके समय में होती है? बहुत आम भाषा में मैं बोलूं तो बजट की शुरुआत भारत में जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा होती है। इसने एक बहुत उस समय के प्रसिद्ध जो हम कहेंगे अर्थशास्त्री थे यानी इकोनॉमिस्ट थे, उनको जो है बुलाया गया, उनका नाम था विल्सन। और विल्सन ने कहा कि देखिए ऐसा है, जो भी लोग 500 रुपए की से ज्यादा जो है यानी कि भारत में आय रखते हैं, 500 रुपए से ज्यादा जो है पैसे कमाते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। तो पहली बार जो है यानी कि आयकर जो है, आयकर की शुरुआत भारत में होती है और इसी के समय में भारत में बजट की शुरुआत भी होती है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। बजट की शुरुआत इंडिया में होती है किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय। आयकर की शुरुआत किसके समय में होती है? लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो आयकर की शुरुआत, और आयकर कितने जो है रुपए में लगा था? 500 रुपए से अधिक आय वाले लोगों को जो है आयकर देना पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब हम कहेंगे इसने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आता है और इस एक्ट के तहत बंबई, कलकत्ता और मद्रास में यानी उच्च न्यायालय और एक एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तो इन 3 जगहों पर एक एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तो कुछ 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आयकर की शुरुआत होती है, इनकम टैक्स की शुरुआत होती है, बजट की शुरुआत होती है, और हम कहेंगे कि स्पेशली इसके समय में हाई कोर्ट एक्ट पारित किया जाता है। और 1861 के तहत यानी कि हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास। ठीक है, सो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। आगे चलते हैं हम इस सीरीज में। देखो कलकत्ता, बंबई व मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना भी होती है। तो बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट एज वेल एज हम कहेंगे यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना होती है। कहां कहां पर? वहीं सेम जहां पर हम कहेंगे हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तो वो सेम जगह कौन कौन सी है? कलकत्ता, बंबई और मद्रास। तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको बहुत लाइट मत लेना कि कहां पर जो है किसके समय में हाई कोर्ट की स्थापना होती है, किसके समय में बंबई, कलकत्ता और मद्रास में जो है स्थापना होती है विश्वविद्यालय की। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब हम बात करते हैं, और यह किसके तर्ज पर किया गया? लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। अब हम कहेंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में स्वीकृत हुआ, और कैनिंग के समय में 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम जो है पारित होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होता है। सो हम कहेंगे दिस इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड in 1861 during the time of the Lord Canning, और under this Indian Council Act पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत होती है। हाँ जी हाँ मेरे दोस्तों, कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है। अब देखो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके तहत विभागों का आवंटन होता है। यानी कि हम कहेंगे कि डिपार्टमेंटों का जो है अलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हम कहते हैं ना कि ये रक्षा विभाग का जो है मंत्री है, ये वाणिज्य विभाग का मंत्री है, ये मत्स्य विभाग का मंत्री है, ये कृषि विभाग का मंत्री है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम मंत्री कहते हैं कि हमारे होम मिनिस्टर कौन है, अभी हमारे जो होम मिनिस्टर है वो अमित शाह है। इस तरह से पोर्टफोलियो का मतलब है किसका क्या पोर्टफोलियो होगा, किसके पास में कौन सा डिपार्टमेंट होगा। तो 1861 के काउंसिल एक्ट के तहत हम कहेंगे पोर्टफोलियो जो है सिस्टम की शुरुआत भारत में होती है। पोर्टफोलियो सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडिया अंडर द एक्ट ऑफ 1861 during the time of the Lord Canning. So if your examiner might ask during which time the portfolio system was introduced in India, then your answer must be the portfolio system was introduced in India during the time of the Lord Canning. Is that clear to you? अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। देखो विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 इन्हीं के समय पर लागू होता है। जैसे मैंने कहा ना कि भारत में जो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है, सोशल और हम कहेंगे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत होती है। सो दिस 19th and 20th century witness the so many social and हम कहेंगे रिलीजियस चेंज इन इंडिया। तो भारत में सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की यानी कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है 19वीं और 20वीं शताब्दी में। जब 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है तो राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति, दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे व्यक्तियों ने और
और ऐसे तमाम व्यक्तियों ने खूब प्रयास किए जो भारत के अंदर और भारतीय समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां थी, व्याप्त हम कहेंगे कि और इल इविल्स थी, और व्याप्त अंदर हम कहेंगे इल जो है यानी कि कस्टम्स थी, उन कस्टम्स को रिमूव करने के लिए, यानी कि उन कस्टम्स को, उन रीति रिवाजों को हटाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किए। और उस अथक प्रयासों का एक नतीजा यह भी रहा कि पहले हमने देखा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन होता है भारत में, सती प्रथा को निषेध घोषित किया जाता है, सती प्रथा को अवैध घोषित किया जाता है। किसके समय में दोस्तों? विलियम बेंटिक के समय में। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होता है, विडो रीमैरिज एक्ट लागू होता है। इसका रूल नंबर, नियम नंबर 10 होता है। इस नियम नंबर हम कहेंगे कि 10 के तहत, रूल नंबर 10 के तहत, यानी कि 1800 यानी कि 56 का ये जो एक्ट होता है उसका नियम नंबर 10 होता है, जो विधवाओं को वापस जो है विवाह करने के लिए, पुनः विवाह करने की अनुमति देता है कि यदि कोई लड़की कम एज में यानी कि विडो हो गई है एंड सी वांट कंपेनियन, वो अपना साथी चाहती है, तो सी कैन मैरी वंस अगेन, वो अपना जो है कंपेनियन चूज कर सकती है। ऐसी कोई धर्म ग्रंथों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है जिसमें महिलाओं को वापस विवाह करने की अनुमति नहीं दी गई है। लोगों के द्वारा यानी कि फैलाए गए भ्रम थे, इल्यूजन थे, और लोग यानी कि हम कहेंगे कि इन लोगों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय जैसे लोगों ने अथक प्रयास किए, तब ब्रिटिश सरकार ने विधवाओं को वापस जो है विवाह करने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो वो किसके समय में पारित होता है? तो आपका आंसर होगा, कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है दोस्तों कि आपका आंसर लॉर्ड जो है यानी कि डलहौजी भी होता है, लॉर्ड कैनिंग भी होता है। तो लागू होता है ड्यूरिंग द टाइम of Lord Canning. It was implemented during the time of the Lord Canning. So keep in your mind, please retain this fact in your mind, please mark up this fact in your mind, और please memorize this fact in your mind. तो आप अपने जो है दिमाग में इस फैक्ट को मेमोराइज करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, भारतीय दंड संहिता की शुरुआत, इंडियन पिनल कोड की स्थापना 1861 में होती है। मैकाले के ने जो रिकमेंडेशन दिए, उस मैकाले के रिकमेंडेशन के ऊपर जो मैकाले साहब आए भारत में, और मैकाले ने जो है, मैकाले की तर्ज पर, मैकाले की सिफारिशों के ऊपर, मैकाले की रिकमेंडेशन के ऊपर इंडियन पिनल कोड की शुरुआत होती है। तो इंडियन पिनल कोड वाज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन, हम कहेंगे कि 1861, 1861 में जो है यानी कि इंडियन पिनल कोड की शुरुआत होती। तो ये बहुत सारी चीजें इनके समय में होती। देखो बजट की शुरुआत, आयकर की शुरुआत, देखो हम कहेंगे कि बंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय एज वेल एज हाईकोर्ट की स्थापना होती है। विधवा पुनर्विवाह इन्हीं के समय में लागू होता है। इनका रूल नंबर 10 होता है जो विधवा पुनर्विवाह को लागू करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लॉर्ड कैनिंग के समय में होती है। अब आ जाओ हमारे दूसरे जो यानी कि वायसराय आते हैं। अब वायसराय ही आएंगे, अब गवर्नर जनरल नहीं आते। अब कौन आते हैं? वायसराय। क्योंकि 57 की क्रांति के बाद में दोस्तों क्या हुआ कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज कम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। भारत का प्रशासन ब्रिटिश जो है यानी कि ताज के अधीन आ गया था। सो एलिगन जो होते हैं वो हम कहेंगे 1862 से लेकर 1863 तक होते हैं। 1862 को कैनिंग के बाद में एलिगन भारत का वायसराय बनकर आया। सो यही एलिगन जो थे वो भारत के वायसराय बनकर आते हैं, और ही सर्व इन इंडिया फॉर द 1 ईयर एज अ वायसराय। दिस वाज द एग्जैक्ट रीन ऑफ दिस मैन इन इंडिया। ये भारत में इनके प्रशासन का, या हम कहेंगे कि इनके कार्यकाल का 1 साल था। तो एग्जैक्ट रीन क्या था, एग्जैक्ट जो है कार्यकाल क्या था, वो 1 साल था। 1 साल में इनके काल में जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो सफलता इनको मिलती है। वहाबी आंदोलन का दमन 1800 यानी कि इन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में इनकी मृत्यु पंजाब में ही हुई थी। तो इसकी महत्वपूर्ण सफलता वहाबी आंदोलन का दमन, और 1863 में इनकी मृत्यु कहां हुई? पंजाब में हुई। तो आप देखिए कि क्या हुआ कि अब आप कहोगे वहाबी आंदोलन है क्या? वहाबी आंदोलन हम कहेंगे कि एक सुधारवादी आंदोलन था। इट वाज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, और इसमें हम कहेंगे मोहम्मद पैगंबर की जो इस्लामिक जो हम कहेंगे शिक्षाएं थी, और उन शिक्षाओं को वापस लागू करना था। यानी कि हम कहेंगे कि ये कट्टरपंथी जो है यानी कि विचारधारा थी, और इस कट्टरपंथी विचारधारा यानी कि जो इस्लाम की जो मूल विचारधारा थी, ठीक है,
तो मूल विचारधारा को वापस स्थापित करना, जो पैगंबर साहब ने जो विचारधारा दी उसी को स्थापित करना, तो ये वहाबी आंदोलन का मुख्य यानी कि हम कहेंगे कि ये वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। वहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब, यानी कि अरब में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। अब्दुल वहाब नामक व्यक्ति जो होता है, यानी कि अरब में इसकी शुरुआत होती है और हम कहेंगे अब्दुल वहाब द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत होती है। वहाब, ठीक है, तो अब्दुल वहाब द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इट वॉज स्टार्टेड बाय द अब्दुल वहाब फ्रॉम द अरब, ठीक है, एंड इट वॉज द रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज दिस मूवमेंट टू एस्टैब्लिश द, हम कहेंगे कि शिक्षाएं ऑफ द मोहम्मद साहब, टू एस्टैब्लिश द टीचिंग ऑफ द मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब की टीचिंग को, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को पुनः स्थापित करना था। और भारत में इस आंदोलन के सबसे बड़े लीडर कौन थे? सैयद अहमद राय बरेलवी। तो भारत में इस आंदोलन के नेता कौन थे? तो भारत में हम कहेंगे कि इस आंदोलन के नेता थे सैयद अहमद राय बरेलवी। अहमद राय बरेलवी ये इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और इस आंदोलन का जो केंद्र था दोस्तों, इस आंदोलन का केंद्र जो था वो पटना था। कहां पर था? इस आंदोलन का केंद्र जो था वो पटना इस आंदोलन का केंद्र रहता है। तो पटना इज दी, हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ दिस आंदोलन इन इंडिया। और भारत में एक, हम कहेंगे इस आंदोलन जो है ये धीरे धीरे आंदोलन ये सांप्रदायिक आंदोलन हो जाता है। इसलिए ये राष्ट्रवादी जो है यानी कि विचारधारा को अपने साथ में कभी भी नहीं लेकर आता है और कभी भी जो है राष्ट्रवादी विचारधारा को जोड़कर जो है अपने साथ नहीं ले चल सकता है। इसलिए ये आंदोलन पूर्ण रूप से एक सांप्रदायिक आंदोलन था। इसने, हम कहेंगे कि इस तरह से ये आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाबी आंदोलन। तो कभी आपसे कोई पूछ ले वहाबी आंदोलन के बारे में, तो आज ही मैंने आपको बता दिया इसी सीरीज में, जब वहाबी आंदोलन की बात आई तो मैंने बता दिया हाथ के हाथ आपको कि वहाबी आंदोलन जो है अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा चालू किया गया। भारत में इसके प्रमुख नेता कौन होते हैं? द इंपॉर्टेंट लीडर इन इंडिया वाज द सैयद अहमद राय बरेलवी। द मेन सेंटर ऑफ दिस आंदोलन वाज पटना। पटना से यह आंदोलन की शुरुआत होती है और यानी कि ये आंदोलन इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है। पर लॉर्ड एलिंगन के समय में ये आंदोलन जो है भारत में खत्म कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। इस आंदोलन का सप्रेस जो होता है वो किसके समय में होता है? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड एलिंगन के समय में होता है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आगे जब हम इस सीरीज को बढ़ाते हैं तो आज हम बात करेंगे सर जॉन लॉरेंस की, ठीक है। एलिंगन के बाद में 1863 में जॉन लॉरेंस भारत का वायसराय बनकर आए, जिसके समय में भूटान का युद्ध हुआ था। इनके समय में जो है भूटान का युद्ध होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कि इनके समय में क्या होता है? भूटान का जो है युद्ध होता है, ठीक है। अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया और तत्कालीन शासन शेर अली से मित्रता की। तो बेसिकली इन्होंने जो है अफगानिस्तान के प्रति जो नीति अपनाई थी वो थी हस्तक्षेप की नीति, यानी कि हम कहेंगे नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपनाई। और इन्होंने अफगानिस्तान के शासक जो दो स्थली होते हैं उनसे मित्रता भरा व्यवहार किया, इनसे जो है फ्रेंडशिप, एक अलायंस क्रिएट किया, ठीक है। इस काल में भारत का एक बहुत बड़ा भाग अकाल में प्रभाव में था और लॉरेंस ने अकाल आयोग का गठन किया तथा भारतीय वन विभाग की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हेन डज द इंडियन जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड? द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड लॉरेंस। लॉरेंस के समय में जो है हम कहेंगे कि वन विभाग की स्थापना होती है और इसने यानी कि अकालों से जो है निजात दिलाने के लिए, अकालों से जो है लोगों को जो है राहत दिलाने के लिए अकाल आयोग का भी गठन किया, ठीक है। अब हम कहेंगे उच्चतम निष्क्रियता की नीति का संबंध सर जॉन लॉरेंस से है। उच्चतम निष्क्रियता मतलब कि हम कहेंगे कि मास्टरली इनएक्टिवेट पॉलिसी बोला जाता है इसको। मास्टरली इनएक्टिवेट पॉलिसी का संबंध किसके साथ में? कि इन्होंने जो है हस्तक्षेप की नीति को बहुत ज्यादा जो है अपने जो है प्रशासन का दृष्टिकोण में जो है हस्तक्षेप की नीति को सबसे आगे रखा। तो इनके प्रशासन की जो नीति में सबसे जो अहम नीति थी वो हस्तक्षेप की नीति थी। तो इसको मास्टरली इनएक्टिवेट हम कहेंगे कि नीति कहा जाता है कि इन्होंने जो है
हस्तक्षेप किया ही नहीं, जहां तक हो सका है इन्होंने जो है हस्तक्षेप नहीं किया। तो वन विभाग की स्थापना इनके समय में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसके समय में यानी कि वन विभाग की स्थापना होती, तो आपका आंसर होगा जॉन लॉरेंस के समय में। ठीक है, 1865 में उसके द्वारा भारत और यूरोप के बीच में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। देखो आप समझो कि भारत और जो है यूरोप के बीच में जो समुद्री टेलीग्राफ है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो टेलीग्राफ सर्विस वाज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड जो है लॉरेंस के समय में जो है टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत होती है। और जी हाँ दोस्तों, कब होती है? 1865 में होती है। और हम कहेंगे कि ये जो है, हम बात करते हैं कि लॉर्ड लॉरेंस के समय में 1865 में भारत और यूरोप के बीच में किसकी स्थापना होती है? भारत और यूरोप के बीच में हम कहेंगे कि समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत होती है। समुद्री टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत होती है और इसके समय में वन विभाग की शुरुआत होती है। तो एक ध्यान रखना है आपको, वन विभाग की शुरुआत होती है। इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया, हस्तक्षेप नीति को इन्होंने अपनाया। ये तीन बातें जो हैं आपको लॉरेंस के बारे में ध्यान रखनी है। बाकी तो आप एग्जाम में आराम से कराओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तीन सवाल ही ज्यादा पूछे जाते हैं और इन तीन सवालों को आपको बहुत ध्यान रखकर यानी कि आंसर देना है और इन्हीं तीनों बातों पर 99% सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में जैसे हम लॉर्ड मेयो की बात करें, कौन नहीं जानता है लॉर्ड मेयो को? लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक भारत में वायसराय के रूप में आते हैं। देखिए कि इनका काम क्या होता है। इनका काम ये है, मेयो ने भारत में वित्त विकेंद्रीकरण की नीति का शुरुआत किया तथा आयकर की दरों को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। सो हम कहेंगे कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय द लॉर्ड मेयो एंड ही एक्चुअली हम कहेंगे कि ही इंक्रीज द इनकम टैक्स फ्रॉम 1% टू 2.5%। तो इसने इनकम टैक्स रेट को इंक्रीज कर दिया, 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, वित्त विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। वित्त विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? वित्त विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे इसने केंद्र का जो पैसा था वो नीचे की जो है संस्थाओं को, नीचे की बॉडीज को देना चालू किया ताकि वो जो है स्वायत्तता से अपने डिसीजन ले सके। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं हो, मान लो मुझे सिर्फ जो है आपने सिर्फ मुझे जो है यानी कि पावर दे दी और पावर दे दी, मुझे पैसा दिया ही नहीं, तो पैसे के लिए मैं आप पर आश्रित हूं, मैं कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। तो इसको ध्यान में रखते हुए लॉर्ड मेयो ने वित्त विकेंद्रीकरण की शुरुआत की कि नीचे की संस्थाओं को भी कुछ बजट तैयार की जाए, कि कुछ बजट जो है नीचे की संस्थाओं को दिया जाए ताकि वो जो है केंद्र की संस्था पर ज्यादा निर्भर नहीं हो, वो अपने अपने जो है यानी कि परिधि में, अपने अपने परिधि में वो स्वायत्तता से काम करे और वो अपने डिसीजन सही टाइम पर ले सके। इसलिए उसने वित्त विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। ठीक है, अब हम बात करें, उसने पृथक कृषि विभाग की शुरुआत की। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी? सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय में होती है। 1872 में ही एस्टैब्लिश्ड द सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। सो इफ योर एग्जामिनर माइट आस्क कि which viceroy established the separate agriculture department, then your answer must be the Lord Mayo was the man who established the separate agriculture department in India in 1872. So ladies and gentlemen, तथा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी इसके समय में होती है। देखो ये बेसिकली हम कहेंगे कि इसके समय में प्रथम बार भारत में जनगणना 1872 में इन्हीं के काल में होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताता हूं। और वो क्या है इंपॉर्टेंट? हमारे और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि इनके समय में भारत में पहली जनगणना होती है। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया इन 1872 एट द टाइम ऑफ द लॉर्ड मेयो के समय में होती है। मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों की उचित शिक्षा के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। किसके समय में? अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है
लॉर्ड मयो के समय में इन्होंने इलाहाबाद में सेंट्रल मयो कॉलेज की भी स्थापना की, और काठियावाड़ गुजरात में भी इन्होंने जो है एक कॉलेज की स्थापना की। तो काठियावाड़ जो है गुजरात में, काठियावाड़ गुजरात में भी एक कॉलेज की स्थापना की, गुजरात में कॉलेज की स्थापना की, ठीक है, कॉलेज की स्थापना भी की इन्होंने। इसके साथ में देखो मयो ने जो है अजमेर में तो मयो कॉलेज की साथ में काठियावाड़ जो गुजरात का इलाका है उसमें काठियावाड़ में एक कॉलेज की स्थापना की। और देसी राजाओं के जो है बच्चों को, यानी जो हम कहेंगे हमारे जो प्रिंसली स्टेट के जो बच्चे थे वो इंग्लैंड नहीं जाएं पढ़ने के लिए, उनको भारत में इंग्लैंड जैसी शिक्षा मिल जाए, इसके लिए उनको ध्यान में रखते हुए कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। और जैसे पंजाब में कुका विद्रोह इसी के समय में होता है। तो पंजाब में जो बड़ा फेमस विद्रोह है सभी जानते हैं, इसके बारे में मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति जानता है कि 1872 में पंजाब में कुका विद्रोह की शुरुआत होती है। आप मुझे बताओगे कि कुका विद्रोह जो है किन किन के समय में शुरुआत होता है, कितना लंबा चलता है? मुझे आज आप जो है कोई भी जो सीरियस व्यक्ति है वो मुझे कमेंट करके बताएगा कि कुका विद्रोह का जो है यानी कि मेन उद्देश्य क्या था, किस संदर्भ में ये जो है आंदोलन किया जाता है, और कौन व्यक्ति होता है जो कुका आंदोलन का जो है पंजाब में नेतृत्व करता है, ये मुझे कमेंट करके आप आज बताओगे। मैं आपके कमेंट को चेक करता हूं, आपके कमेंट को जाकर मैं चेक करूंगा किसने सही आंसर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो लॉर्ड मयो की हत्या जो है अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर नामक जो है स्थान पर होती है, और शेर अली नामक जो अफगान व्यक्ति होता है वो जो है बेसिकली लॉर्ड मयो की हत्या कर देता है। तो लॉर्ड मयो की हत्या एकमात्र वायसराय जो भारत का, जिसकी हत्या भारत में ही हो जाती, ही वॉज असिसिनेटेड एट इंडिया, एंड द मैन हु असिसिनेटेड द लॉर्ड मयो, दैट इज हम कहेंगे कि ही वॉज द अफगान जो है पर्सन, एंड हुज नेम वॉज द शेर अली, जिनका नाम था शेर अली। उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में ये जब नाव पर चढ़ रहे थे तो पीछे से स्टैब कर दिया, यानी कि चाकू घोंपकर इनकी हत्या कर दी गई। तो आपका एक आंसर, एक क्वेश्चन जो है आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पहली बात तो ये कि अगर आपसे ये पूछें कि किस वायसराय की हत्या भारत में हो जाती है, तो आपका आंसर होगा यानी कि लॉर्ड मयो, जिनकी हत्या कहां होती है, अंडमान और निकोबार में होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, पहली जनगणना तो आपको याद रखनी है 1872 में पहली जनगणना होती है भारत में। अब हम बात करते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक की। नॉर्थब्रुक जो होते हैं वो 1872 से लेकर 1876 तक भारत में जो है यानी कि वायसराय बनकर आते हैं, और भारत में जो इनका जो समय काल है 72 से लेकर कब तक है, 76 तक है, ठीक है। सो अब हम बात करें, इसके समय में बिहार बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है। तो बिहार और बंगाल में इनके समय में अकाल पड़ता है, तथा बड़ौदा के मल्हार राव और गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया गया। देखो इनके ऊपर जो है कि बड़ौदा के मल्हार राव जो थे और मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में इन्होंने क्या कर दिया, पदच्युत किया और मद्रास भेज दिया गया। तो बड़ौदा के जो शासक थे मल्हार राव गायकवाड़, इनके ऊपर जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन या हम कहेंगे कि भ्रष्टाचार या करप्शन के, कुशासन के चार्ज लगाए गए, और जो है इनको चार्ज लगाकर इनको जो है राजा की या हम कहेंगे कि गद्दी से उतार दिया गया, और गद्दी से उतारकर इनको कहां भेज दिया गया, ही वॉज डिपोर्टेड टू द मद्रास, इनको मद्रास भेज दिया गया, ठीक है। इसी के समय स्वेज नहर खुल जाने के कारण ब्रिटेन और भारत के मध्य व्यापार में वृद्धि होती है। देखो स्वेज नहर जो है खुल जाती है इनके समय में, स्वेज नहर का कॉमर्शियलाइजेशन हो जाता है, और स्वेज नहर के खुलने से यानी भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या हो जाते हैं, व्यापार में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। अब जो है रूट शॉर्ट हो जाता है, रूट छोटा हो जाता है, भारत आने का जो रास्ता था अब वो आसान हो जाता है। तो स्वेज नहर जैसे ही खुलता है तो भारत में यानी भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में वाणिज्य और व्यापार की गतिविधियां जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द कमर्शियल एंड ट्रेड इन कमर्शियल एक्टिविटीज बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड द इंडिया हैज बीन इंक्रीजेज आफ्टर दी हम कहेंगे कि ओपन ऑफ द स्वेज नहर, आफ्टर द इनोग्रेशन ऑफ द स्वेज नहर, ठीक है। तो स्वेज नहर के इनोग्रेशन से ये काम हो जाते हैं। इनके समय प्रिंस ऑफ वेल्स 1875 में, जिनका नाम होता है किंग एडवर्ड सेवंथ। देखो किंग एडवर्ड सेवंथ भारत आए किन के समय में, तो किंग एडवर्ड सेवंथ जो थे
वो जिनको प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है, ये 1875 में भारत आते हैं। सो प्रिंस ऑफ वेल्स केम इनटू इंडिया in 1875 and whose name was the Edward VII and he came into India around the time of the लॉर्ड हम कहेंगे नॉर्थब्रुक इन 1875, 1875 में ये भारत आते हैं। 1875 को अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1875 में कि अलीगढ़ में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। सो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में होती है और 1920 में यही कॉलेज जो है विश्वविद्यालय में बदल जाता है और इसको हम AMU कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेटर ऑन हम कहेंगे कि आफ्टर the gap of the some year this college become the university in 1920, 1920 में। और सर सैयद अहमद ने यानी कि उनके प्रयासों से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है, सैयद अहमद के प्रयासों से। तो जो सर सैयद अहमद होते हैं उनके प्रयासों से 1875 में खुलती है और 1920 में यानी कि ये AMU बन जाती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाते हैं। तो ये कुछ जो है बेसिकली हम कहेंगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में हमको पढ़ना है। ये इनके समय में भारत में ये इंपॉर्टेंट काम होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस सीरीज में आगे की तरफ, और आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास में ये व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड लीटन। ये कब से कब भारत में वायसराय रहता है? फ्रॉम 1876 टू 1880, 1876 से लेकर 1880 तक जो है ये भारत के वायसराय रहते हैं। सो दिस वाज द एग्जैक्ट रीन ऑफ दिस मैन इन इंडिया, ठीक है। ये भारत में उनके वायसराय का ये कार्यकाल था। लॉर्ड लीटन एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार थे। तो एक निबंध लेखक, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और साहित्यकार थे। सो ये जो है बेसिकली एक जो है साहित्यकार भी थे, निबंध लेखक भी थे और उपन्यासकार भी थे। साहित्यकारों में इसे ओवन मोरिडिथ के नाम से जाना जाता है। साहित्यकारों में यानी कि हम कहेंगे कि बेसिकली जो लिटरेचर की दुनिया में जो इनको किस नाम से जाना जाता है, लिटरेचर की दुनिया में इनको जो है ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इनकी जो है लुइस करके एक जो है कविता का संग्रह है जो बड़ा फेमस संग्रह है इनका। तो इनके कविता का संग्रह जो कहानी के रूप में है, ठीक है। तो कविता का संग्रह जो कहानी के रूप में है लुइस, ये बड़ा फेमस है इनका, ठीक है। और महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि 1877 को दिल्ली दरबार में दिया गया। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कि पहला दिल्ली दरबार जो आधुनिक भारत में 3 दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। पहले बात तो आपको बहुत यानी कि केयरफुली होकर बहुत ध्यान लगाकर ये बात सुननी है कि 3 दिल्ली दरबार was organized in the modern Indian history. The first Delhi Darbar was organized during the time of the Lord Lytton on 1st of January 1877. और in this Delhi Darbar, Victoria was given the title केसरे हिंद। तो विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है किस दिल्ली दरबार में? 1877 के दिल्ली दरबार में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कि हम जब बात करते हैं कि दूसरा दिल्ली दरबार जो आयोजित होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वो होता है 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में। तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और हम कहेंगे तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित होता है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में। तो हार्डिंग द्वितीय जो आता है उसके समय में 3rd दिल्ली दरबार आयोजित होता है। जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला दिल्ली दरबार किसके समय में? यानी कि हम कहेंगे लॉर्ड लिटन के समय में होता है। इसमें क्या खास रहा? केसरे हिंद की उपाधि दी गई। भैया किसको दी गई? विक्टोरिया को दी गई, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति का अनुपालन लिटन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। इसने थोड़ी एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई कि हम कहेंगे जॉन लॉरेंस ने जो है दोस्तली से जो है यानी कि हम कहेंगे कि जिस तरह से फ्रेंडशिप की, जिस तरह से हस्तक्षेप की नीति अपनाई जॉन लॉरेंस ने, इसने इसका ठीक उल्टा किया और लिटन ने थोड़ी एग्रेसिव जो है नीति अपनाई और एग्रेसिव नीति का अनुकरण किया, ठीक है। 1876-78 में इनके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा जिसमें 50 लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए। जी हाँ मेरे दोस्तों,
कि ये 2 साल जो थे 1876 और 78 में, हम कहेंगे कि अकाल जो पड़ते हैं, बंबई में पड़ता है, मद्रास में पड़ता है, हैदराबाद में पड़ता है, पंजाब और मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। भयानक तो आप देख ही रहे हो, 50 लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए हो। इट इज अ बिग नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। सुनने में, कहने में बहुत आसान है, मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया, पर 50 लाख आदमियों का मरना यानी कि ये एक तरह का एक बहुत ही बड़ा जो है, हम कहेंगे कि ये दुर्गति है। दुर्गति क्या है? इंसानों को खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इंसान स्टारवेशन से, भूख मरने से लोगों की मृत्यु हो रही। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। खैर, लिटन ने अकाल की जांच हेतु रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग 1878 को स्थापना होती है। तो अकाल की जो है जांच के लिए कि किस तरह से जो है, यानी कि अकाल क्यों पड़ा, किसके कारण पड़ा, क्या क्या कमियां रह गई, तो उसके लिए जो है रिचर्ड स्ट्रेची नामक जो व्यक्ति की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना होती है। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि अकाल आयोग की स्थापना रिचर्ड स्ट्रेची के समय में, अकाल आयोग की जो स्थापना होती है वो किस वायसराय के काल में होती है, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड लिटन के समय में, और जो कि समय ये रहा 1876 से लेकर 1880 में। देखो, इसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है। 1878 में हम कहेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है। देखो दोस्तों, कभी घबराना नहीं चाहिए। वर्नाकुलर ये क्या है? एक शब्द, अंग्रेजी का शब्द है, जिसका मतलब होता है स्थानीय भाषाओं को जो है, स्थानीय जो भाषा होती है उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज कहा जाता है, या हम कहेंगे लोकल डायलेक्ट कहा जाता है। जैसे हम मारवाड़ी बोलते हैं, हम मारवाड़ी बोलते हैं तो हमारी जो स्थानीय भाषा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्नाकुलर लैंग्वेज कह देते हैं, या हम कहेंगे कि लोकल डायलेक्ट कहते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित होता है 1878 में, इसके समय में। इसका मतलब है देसी समाचार पत्र जो थे और देसी जो अखबार थे, देसी भाषाओं के अखबार थे, उन पर जो है पाबंदी लगा दी गई, और स्पेशली उन जो है यानी कि अखबारों पर पाबंदी लगाई गई जो राष्ट्रवाद की विचारधारा का अनुकरण करते थे और जो राष्ट्रवाद की भावना को फैलाते थे, तो और राष्ट्रवाद की भावना को पोषित करते थे, नरिश करते थे। ऐसे जो है यानी कि न्यूज़पेपर को टारगेट किया गया, और इसके लिए इसने एक एक्ट लेकर आया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि बहुत ही विवादित जो है यानी कि प्रेस एक्ट रहा। और आप समझे, ये एक आर्म्ड एक्ट भी लेके आता है। आर्म एक्ट लाता है 1878 में। आर्म एक्ट जो होता है वो भी 1878 में आता है। इस आर्म एक्ट के तहत इसने क्या किया? इस आर्म एक्ट के तहत इसने यानी कि भारतीयों को हथियार रखने के लिए जो है बेसिकली यानी कि क्या दे दिया था कि भारतीयों को हथियार रखने के लिए इसने क्या कर दिया? पाबंदी लगा दी कि भारतीय कोई भी जो है अब हथियार नहीं रखेगा। तो भारतीयों को हथियार रखने के जो है पाबंदी इस एक्ट के तहत लगाई जाती है, और वो किसके समय में होता है? लॉर्ड लिटन के समय में होता है। तो ये कुछ चीजें लॉर्ड लिटन के समय में होती है जो आपको ध्यान रखना है। स्पेशली केसरी हिंद की बात रखना है आपको याद। और दूसरा हम कहेंगे इसको साहित्यकार की दुनिया में ओवन मोरिडिथ के नाम से जाना जाता है। लुइस नामक जो है इसका एक काव्य संग्रह है जो कविता के फॉर्म में, हम कहेंगे कि कविता के फॉर्म में लिखा गया है, पर इस कविता जो है जो आपको ज्यादा कहानी दिखती है, तो ये जो है इसकी एक प्रमुख करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। और आज हम बात करेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन जो 1880 से लेकर 1884 तक भारत के क्या रहते हैं? वायसराय रहते हैं। फ्रॉम 1880 टू 1884 तक ये क्या रहते हैं? भारत के वायसराय रहते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत रिपन ने सर्वप्रथम 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। जी हां मेरे दोस्तों, कोई पूछे कि आपसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने जो है समाप्त किया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो समाप्त करने वाला था वो लॉर्ड रिपन था, ठीक है। 1882 में जो हम कहेंगे लिटन ने जो है भारतीय समाचार पत्रों पर जो पाबंदी लगाते हैं वो पाबंदी किसने हटा दी? लॉर्ड रिपन ने हटा दी। इनके सुधारक कार्यों में स्थायी स्वशासन महत्वपूर्ण था, यानी हम कहेंगे जो स्थानीय जो स्वशासन था वो महत्वपूर्ण था। तो स्थानीय स्वशासन यानी कि इनके जो शासन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को और ज्यादा यानी लोकल बॉडीज को और ज्यादा जो है ऑटोनॉमस बनाया गया। सो ही वाज दी, हम कहेंगे फादर ऑफ दी लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। तो बेसिकली लोकल गवर्नेंस और स्थानीय स्वशासन जो है
उसके जो है बेसिकली इनको पिता कहा जाता है एक तरह से। और स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय जो ये निकाय थे, या हम कहेंगे जो लोकल बॉडीज थी, और हम कहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनको ऑटोनॉमस बनाया गया, इनको स्वायत्तता दी गई और इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम दी गई अपने क्षेत्र में कार्य करने की। तो इनको स्थानीय स्वशासन का कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है फादर कहा जाता है। सो ही वाज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ये भी ध्यान रखना है। रिपन के समय में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, जो तभी से लेकर अब तक प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर की जाती, प्रत्येक 10 वर्ष के, ये गलत है, इसको आप लिखना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जो है क्या की जाती है, जनगणना की जाती है। तो 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है। रेगुलर सेंसस वाज कंडक्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड रिपन फ्रॉम 1881 एंड सिंस फ्रॉम 1881 टू टिल नाउ एवरी हम कहेंगे गैप ऑफ 10 years वी कंडक्ट द सेंसस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों के लिए एक जनगणना तैयार करते हैं, वो हम कहेंगे हर 10 वर्ष के अंतराल में करते हैं। तो ये सिलसिला 1881 से चालू है, रिपन के समय से नियमित जो है जनगणना होती है। और वो जनगणना कैसे होती है, हर 10 साल के गैप के बाद में अगली जनगणना आती है, ठीक है। तो पहली सेंसस देखो, इसमें 2 सवाल होते हैं। एक आपसे कोई पूछ रहे हैं कि नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में होती है। नियमित पढ़ना है, वहां पर आपको रेगुलर पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है और आप लगा के आगे लॉर्ड मेयो नहीं। लॉर्ड मेयो के समय में प्रथम जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो अगर आपसे आ जाएं और उसमें प्रथम जनगणना बोले कि भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में होती है, तो लॉर्ड मेयो के समय। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में होती है, तो लॉर्ड रिपन के समय में। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 रिपन द्वारा ही लाया गया। इसमें बाल श्रम पर रोक लगाई गई। तो फर्स्ट फैक्ट्री जो है ऑर्डिनेंस जो आता है, तो फर्स्ट फैक्ट्री ऑर्डिनेंस 1881 में आया गया। इसमें बाल श्रम पर जो है यानी कि हम कहेंगे चाइल्ड लेबर पर रोक लगाई गई। तो बच्चों से काम करवाने पर पाबंदी लगाई गई। तो लॉर्ड रिपन के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया और आयोग ने 1882 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यानी कि ही एक्चुअली डिड हम कहेंगे सम वर्क in the field of the हम कहेंगे education, और this is the reason as to why he established the one commission under the हम कहेंगे कि विलियम हंटर के अंडर में और विलियम हंटर के जो है नेतृत्व में इसने एक आयोग का गठन किया। और ये आयोग जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। दिस आयोग हम कहेंगे दिस कमीशन केम आउट विथ रिपोर्ट इन 1882 और 1882 में रिपन के समय में हम कहेंगे कि इस आयोग की जो शैक्षिक सुधार आयोग की स्थापना होती है और 1882 में इसकी रिपोर्ट भी आ जाती है। तो आज की क्लास को मैं जो है यहीं ओवर करता हूं और कल जब हम इस क्लास को आगे ले जाएंगे तो हमारे आगे वाले वायसराय जो है इस कड़ी में जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम आगे की तरफ जो है यानी कि इस सीरीज को बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इस क्लास का फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा आप जो है एग्जाम में वायसराय गवर्नर जनरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो उनको आप सही करके आओ। बस आपका एक काम ये है कि रेगुलर आपको लाइव रहना है मेरे साथ में 5 से 6 और अपने कॉपी और पेन को आप अपने साथ लेके आओगे और जिन जिन चीजों को मैं आपको बोलता हूं मुझे कमेंट करके बताइए, उसका जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइए, तब मुझे ये लगेगा कि आप सच में सीरियस हो और आपको जो आप और हमारा संवाद है वो हमेशा चलता रहे। इसी आशा के साथ मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ हैं और जो है आपको इस क्लास का मजा भी आ रहा होगा और जो है मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।